welcome all. In this video, we will talk about Newton's first law of motion and concept of inertia. First law of motion, right? जिसका क्रेडिट हम न्यूटन्स को दे रहे हैं, बट न्यूटन भी बोलते हैं कि मेरा जो भी वर्क है, right? So I could see much farther because I was standing on the shoulders of giants. यानी लिटरली बोला जाए तो वो बोल रहे हैं कि मैं बाकी लोगों ने जो वर्क या बाकी लोगों के कंधे पे खड़ा था, इसलिए मैं बहुत दूर तक देख पाया. और उसका एक्चुअल अगर मीनिंग निकाला जाए तो न्यूटन ये बोलना चाह रहे हैं कि मुझसे पहले भी फिजिक्स में, साइंस में काफ़ी सारे लोगों ने बहुत कुछ वर्क किया, और उस वर्क का यूज़ करके जब मैंने अपना वर्क बिल्ड किया तो मैं ज़्यादा और आगे बढ़ पाया. राइट. सो गैलीलियो गैलीली या रेने डेकार्ट्स या फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, राइट, जिन्होंने न्यूटन से पहले भी ये वर्क यानी इस तरीके का कुछ प्रिंसिपल्स ढूंढ निकाले थे. न्यूटन का क्रेडिट इसलिए है कि उसने उनको एक फॉर्मल शेप दिया, ये पूरा जो कुछ भी नॉलेज है, राइट, एक पूरा फ्रेमवर्क क्रिएट किया. तो मोशन के 3 लॉज जो न्यूटन ने बताया, उसमें से फर्स्ट लॉ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे. हम लोगों का ऑब्जर्वेशन ऐसा है, राइट, जैसे हम लोग हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो वो वैसे ही रहता है. सो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट, राइट, इफ नो फोर्स इज एक्टिंग. जैसे ये केस हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पर रुका हुआ है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग. ये सेकंड वाला केस देखिए. ये फर्स्ट केस हम बोल रहे हैं कि इफ नो फोर्स इज एक्टिंग और बॉडी रेस्ट में था, ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, तो वो वैसे ही रहेगा रुका हुआ एक ही जगह. दूसरी बात ऐसे हो सकती है कि सपोज किसी बॉडी पर F1 फोर्स इस डायरेक्शन से एक्ट हो रहा है यहाँ और F2 इस डायरेक्शन से, लेकिन F1 और F2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है. ध्यान में रखना, डायरेक्शन ऑपोजिट है उसका, मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूँ, उसके मैग्नीट्यूड इक्वल है. राइट. तो इस केस में भी बॉडी मूव होगी क्या? नहीं, क्योंकि दोनों साइड से सेम फोर्स लग रहा है तो बॉडी अपने जगह से मूव नहीं होगी. यहां पर ये वर्टिकल भी रह सकता है कभी, कि जैसे फॉर एग्जांपल F1 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, F2 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और अगर F1 इज मॉड ऑफ F1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ F2 है तो भी बॉडी मूव नहीं होगा. हम लोग ऐसा कई सारी जगह पर देखते हैं ना. इसका मतलब क्या? बैलेंस्ड फोर्स, राइट. बैलेंस्ड फोर्स एक्ट हो रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्ट हो रहा है, तो भी बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा. नो फोर्स एक्ट हो रहा है तो भी बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा. एक ये सिचुएशन बताता हूं कि सपोज कहीं पर ये दो नेल्स पर, हैंगर पर एक रस्सी से सपोज हमने एक ऐसा मास बांध दिया है, तो वो भी रुका रहता है. हमें मालूम है कि इसे एक फोर्स इसे नीचे डायरेक्शन में खींच रहा है, जैसे सपोज ग्रेविटी, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर रस्सी के डायरेक्शन में. टोटल मिलाकर ये तीनों फोर्स आपस में बैलेंस करते हैं. इन जनरल अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की नहीं और वेक्टर्स के फॉर्म में बात करें तो हम लोग बोलना चाहते हैं कि नेट सम ऑफ फोर्सेस, अगर मैं वेक्टर फॉर्म ऐसा ऊपर बार लगाता हूं तो वेक्टर कहते हैं हम उसको, तो ये नेट फोर्सेस 0 है यहाँ पर. ये वाली केस भी अगर हम देखते हैं तो नेट फोर्सेस F1 प्लस F2 प्लस F3, उसका अगर हम वेक्टर सम करते हैं, राइट, तो वो 0 हो रहा है. जब टोटल फोर्सेस एक्ट होने वाले वो एक दूसरे को बैलेंस करके नेट फोर्स 0 हो, तो बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहती है. और ये चीज लोगों ने बहुत पहले से ऑब्जर्व किया, अभी भी हम लोग समझ पाते हैं. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है ये समझने में कि व्हाट विल हैपन इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. अब सपोज कोई एक बॉडी है, उस पर कुछ वेलोसिटी v से वो मूव हो रही है और देयर इज नो अदर फोर्स एक्टिंग. सपोज इफ देयर इज नो अदर फोर्स एक्टिंग, व्हाट विल हैपन? हमें लगता है कि थोड़ी देर के बाद जाकर बॉडी रुक जाएगी क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन रहता है. लेकिन अब मेरे ख्याल से आपको मालूम हो कि न्यूटन ने, डेकार्ट्स ने या फिर गैलीलियो गैलीली ने, ये इन लोगों ने ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया. कहीं उल्टा तो नहीं है कि बॉडी एक्चुअली मूव होते रहनी चाहिए इफ देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट. अगर बॉडी रुक रही है, राइट, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऑपोजिट फोर्स एक्ट हो रहा था, फ्रिक्शन या ऐसा कुछ. तो अब हमें मालूम है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से जा रहा है
and there is no force acting on it, right? So then it will continue with the same velocity. ना उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ना उसका मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होगी, यानी वो स्लो सा जा रहा तो फास्ट होगा या ऐसा कुछ नहीं होगा, उसी स्पीड से उसी वेलोसिटी से वो उसी डायरेक्शन में बढ़ते रहेगा। नाउ लेट्स कंसीडर दिस केस, सेकंड केस। इसमें फिर से नेट फोर्सेस जो है वो जीरो हो गया, सो फोर्सेस आर बैलेंस्ड, सो नेट फोर्स जीरो। इस केस में भी दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं लेकिन वो इक्वल एंड ऑपोजिट है, राइट? डायरेक्शन ऑपोजिट है और इक्वल है मैग्नीट्यूड में। तो ऐसे केस में भी ऐसे दो फोर्सेस एक्ट होते रहे लेकिन बॉडी अपनी वेलोसिटी में आगे बढ़ते रहेगा, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ना डायरेक्शन चेंज होगा ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा। सपोज वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में एक फोर्स और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स ऐसा एक्ट हो रहा है, फिर से सपोज F1 और F2 का सम जीरो है। इस केस में भी नो नेट फोर्स, तो इस केस में भी ना वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। सो इफ देयर इज नो नेट फोर्स इज एक्टिंग, बॉडी एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट, एंड इफ नो नेट फोर्स इज एक्टिंग, द बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी विल कीप मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब ना उसका डायरेक्शन चेंज होगा ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा वेलोसिटी का। यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि सपोज यहां पर सपोज F2 ज्यादा हो जाता, ये वाली केस, ठीक है, सेकंड केस में अगर F2 ज्यादा हो जाता तो बॉडी फिर इस डायरेक्शन में मूव होती, बट ऐसा नहीं है, F1 और F2 इक्वल है इसलिए वो सेम डायरेक्शन में है। ये थर्ड केस लेते हैं। इस केस में F1 या F2 में से कोई ज्यादा हुआ तो बॉडी, यानी F2 ज्यादा होता तो वेलोसिटी कम हो जाती, यहां पर देखिए F2 ज्यादा होता तो वेलोसिटी कम हो जाती, F1 ज्यादा होता तो वेलोसिटी बढ़ जाती, लेकिन अगर दोनों इक्वल है तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। सो लेट्स टॉक अबाउट, ये जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वो इसी सिचुएशन के बारे में बात करती है जब देयर इज नो एक्सटर्नल इम्बैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग, या तो फोर्सेस एक्ट नहीं हो रहे हैं या फिर फोर्सेस एक्ट भी हो रहे हैं तो उनका नेट सम जीरो, टोटल इफेक्ट उनका जीरो हो रहा है। तो ऐसे केस में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन मतलब डायरेक्शन कांस्टेंट, यानी सिर्फ यहाँ पर क्या बोला है, कांस्टेंट वेलोसिटी, समझ लो जरा सा दूसरे वर्ड से, लेकिन बोला है कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट डायरेक्शन यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रही है, रेस्ट मतलब भी कांस्टेंट वेलोसिटी, सिर्फ वेलोसिटी जीरो हो गई, तो अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है वो वैसे ही रहेगी, उसी स्टेट में रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, जिस वेलोसिटी से जा रही उसी वेलोसिटी में रहेगी, अनलेस, जब तक एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स विच इज अनबैलेंस्ड। आई होप इसके पहले वाले स्लाइड्स में ही हमने जो सीखा उसके हिसाब से हमें मालूम हो गया कि इसका मतलब इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, कोई बॉडी अगर एट रेस्ट है तो हमें क्या पता है, या तो उस पर जीरो फोर्स एक्ट हो रहा है या फिर या तो एक भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन या फिर जितने भी फोर्स एक्ट हो रहे हैं उनका सम जीरो है। और दूसरी चीज, अगर कोई बॉडी का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो आगे जा ही रहा है उसी डायरेक्शन में, ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो भी हम बोल सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्सेस जो एक्ट हो रहे हैं वो जीरो है, राइट? आई होप आप लोगों को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इस तरीके से ही मालूम है और था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनर्शिया। व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज कि इफ net force, no net force is acting, body continues to be in its state of rest और state of motion, यानी खुद के state of motion को वो चेंज नहीं करेगा बॉडी, राइट ना? सो वो जो मेंटेन करना है स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, राइट, इसमें हम क्या करती है बॉडी, चेंज को रेजिस्ट करती है, चेंज होने नहीं देती, राइट ना? डज नॉट चेंज इफ देर इज नो फोर्स। और अब फोर्स भी आया तो वो बॉडी कुछ ना कुछ उसको ऑपोजिशन करेगी, उस
यानी मोशन में आने के लिए, तो वो जो प्रॉपर्टी है उसी को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। आई होप आप लोग इन चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इनर्शिया इज ऑपोजिशन टू चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, राइट। सो सिंपली, ये मेरे ख्याल से बहुत साइंटिफिक वर्ड्स नहीं, लेकिन हमें समझने के लिए होगा, ऑपोजिशन इन change of state of motion, correct? So this is the thing we know, let's say. Now going forward, अब एक्चुअली ट्रांसलेशनल मोशन जब आता है, तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए इनर्शिया इज नथिंग बट मास ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर कितना मास कंटेंट है उसके हिसाब से ही, आई होप आप लोगों को ध्यान में आएगा। मुझे बताइए, एक हेवी बॉडी, राइट, सपोज इसका मास m1 है और दूसरा एक बॉडी है उसका मास m2 है, और हमें मालूम है कि m2 सपोज बड़ा है m1 से, ये मास ज्यादा बड़ा है। आपने दोनों को भी मूव करने की कोशिश की, कौन सी बॉडी को आप ज्यादा जल्दी मूव कर पाओगे? ऑब्वियसली m1 को, क्योंकि जिस बॉडी का मास कम उसे मूव करना आसान, यानी उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना आसान। इसका मतलब हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि मास ज्यादा मतलब इनर्शिया ज्यादा, मतलब ही मोशन में चेंज जो हो सकता है उसको ऑपोजिशन ज्यादा। समझ पा रहे हो आप, राइट? जितना बॉडी का मास कंटेंट ज्यादा उतना उसका इनर्शिया ज्यादा, मतलब उतना ही उसका खुद का मोशन का स्टेट चेंज करने के लिए ऑपोजिशन ज्यादा। सो आई होप हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक अलग तरीके से थोड़ा सा देखने की कोशिश की। सो कीप इट इन योर माइंड, और हम लोग धीरे धीरे थोड़ा सा थियोरी कंप्लीट करने के बाद जब प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे और थोड़ा सा थॉट प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल से और अच्छे से ये सिचुएशंस आपको समझ में आने लग जाएंगे। थैंक यू।